आप मेरे ट्रिपलेट कर दीजिए। मेरा एक पेशेंट था जिन्होंने कहा कि बच्चा तो मेरा हर साल ही हो जाता है, तो हमने जब किया आईवीएफ से ही किया, बट उनका फाइनली सिंगल ही बच्चा हुआ, तो दे एक्चुअली फेल्ट चीटेड। हम तो खुश होते हैं जब आईवीएफ में प्रेगनेंसी होती है, हमें तो ट्विन ट्रिपलेट चाहिए। तो वहाँ आई थिंक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती हैं। भगवान ने एक ही बच्चे के लिए चुना है। क्या होता है आईवीएफ? आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्यों आईवीएफ की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? गुड क्वेश्चन। तो देखिए, इसके बारे में अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है, सक्सेस रेट्स भी बहुत अच्छे हो गए। अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? तो हम सब जानते हैं कि हमें हेल्दी डाइट पे फोकस करना है, जंक फूड कम करना है। आईवीएफ को लेकर डॉक्टर कई मिथ भी हैं। अगर आप 40+ हैं और अगर आप आईवीएफ की सोच रहे हैं, बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी नॉर्मल नहीं होंगे, क्या ये सच है? तो क्या आईवीएफ से कहा जाता है कि डिज़ाइनर बेबी भी हो सकते हैं, मतलब आँख ऐसी हो, नाक ऐसी हो, अगर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट हो तो वो तो मदर से मैच होगा ही नहीं। अच्छा डॉक्टर, आईवीएफ ट्रीटमेंट इतना महंगा क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आईवीएफ की। क्या होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट और क्या हर इनफर्टिलिटी केस में आईवीएफ इज़ द ओनली ऑप्शन? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आईवीएफ और फर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर श्वेता गोस्वामी से। डॉक्टर श्वेता, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू श्वेता। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप हमारे ऑडियंस को बताएं क्या होता है आईवीएफ। देखिए, आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में हम उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो काम फर्टिलाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का फेलोपियन ट्यूब में होता है, तो आम तौर पे एक जब कपल ट्राई करते हैं तो एक एग रिलीज़ होता है, वो ट्यूब में जाता है। वहाँ ट्राई जब वो इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म ट्यूब में पहुँचता है। तो उसी प्रोसेस को, जो 4-5 दिन का प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब में है, अगर हम लैब में करते हैं, मतलब हम एग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन मतलब बाहर से फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो क्रिएट करते हैं, अच्छे एम्ब्रियोज को चेक करके ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए, बहुत सारे कपल्स में कभी एग डेवलपमेंट इशू है या स्पर्म का फैक्टर है या ट्यूब का फैक्टर है, तो ये जो एक बहुत इंट्रिकेट स्टेप है बॉडी में, ये कहीं ना कहीं फॉल्टी हो रहा होता है, तो उस स्टेप को बाईपास करने को हम आईवीएफ कहते हैं। कौन कौन ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है? देखिए, सो वी हैव एब्सोल्यूट इंडिकेशंस एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब हमको दिख रहा है कि इन कपल के लिए नेचुरल फर्टिलाइजेशन या नेचुरल प्रेगनेंसी डिफिकल्ट लग रही है। अब अगर एक महिला का ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब्स हैं, जो पहला आईवीएफ लुइस ब्राउन भी हुई थी, उनकी मदर के ट्यूब्स ब्लॉक थे, तो कोई और तरीका ही नहीं था उनके कंसीव करने का, क्योंकि वो फेलोपियन ट्यूब्स नहीं खुल पा रही थी। दूसरा, आजकल जो एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है, मान लीजिए स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, बिल्कुल ही हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट है वो 0 to 10 मिलियन के बीच में है, तो कई बार अधिकतर केसेस में नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसके अलावा बाकी सारे इंडिकेशंस रिलेटिव होते हैं, मतलब हम कहते हैं कोई भी कपल, अगर उनका कोई रीज़न भी ना हो, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, बट 2 साल से वो ट्राई कर रहे हैं और फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, क्योंकि आमतौर पे किसी भी कपल का 6 से 12 महीने में कंसेप्शन हो जाना चाहिए, तो हम कहते हैं फिर कभी कभी हो सकता है उनका एग डेवलपमेंट ठीक ना हो, एग ओवुलेशन ठीक ना हो, या स्पर्म फैक्टर लोअर साइड पे हो। कभी कभी महिलाओं में चॉकलेट सिस्ट होते हैं, जिसकी वजह से अगेन इंटरनल चीज़ें ठीक नहीं चल रही। कभी कभी स्पर्म फैक्टर होते हैं, कभी टोटली अनएक्सप्लेन्ड होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी होता है। इन सारे ही केसेस में तो अगर किसी को भी कंसीव करने में डिफ़िकल्टी है, तो आईवीएफ आज के केस में मदद करता है। कभी कभी लोगों का एग बन ही नहीं रहा, तो आपको बाहर से एग लेके, मतलब डोनर एग की व्यवस्था करनी पड़ती है। कहने का मतलब एनी कपल हु मे हैव अ प्रॉब्लम विद एग, स्पर्म, ट्यूब, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर यूट्रस में भी इशू हो तो आईवीएफ के माध्यम से सरोगेसी होता है। सो आईवीएफ तो कवर्स एवरीथिंग। पॉइंट ये है, हमें कौन सा आईवीएफ चाहिए, हमें क्या आईवीएफ चाहिए या हमारा नेचुरल कंसेप्शन हो सकता है।
और ये डिसीजन कैसे होता है कि हमें IVF चाहिए या फिर हम नेचुरल में जाएं? मतलब क्या ऐसे सीन बनते हैं कि हम IVF और नेचुरल में? हाँ जी, तो देखिए बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट इसी को हम कहते हैं। हम सबसे पहले महिला का एज देखते हैं, उनका एग काउंट देखते हैं, एग डेवलपमेंट देखते हैं, हस्बैंड का एक सीमेन एनालिसिस से स्पर्म काउंट देखते हैं, फिलोपियन ट्यूब टेस्ट होते हैं, HSG, SSG, लैप्रोस्कोपी करके उससे हम ट्यूब चेक करते हैं और हम यूट्रस असेस करते हैं। इन 4-5 फैक्टर से हम ये देखते हैं कि नेचुरल का चांस है कि नहीं। अगर सारी रिपोर्ट्स ठीक लगती हैं तो कपल को यही समझाया जाता है कि हो सकता है वो 4 से 6 महीने ट्राई कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो उनको ये समझाया जाता है कि देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है फर्टिलिटी में, मंथली फिकंडेबिलिटी, मतलब आपका सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं तो भी 1 महीने का चांस 20-25% है। तो आप 6 महीने ट्राई करें, 8 महीने ट्राई करें, 10 महीने ट्राई करें, बट अगर किसी को 1 ईयर से ज़्यादा हो गया ट्राई करते हुए, कोई कपल की एज ही ज़्यादा है, वुमन की एज 35 से ज़्यादा है, तो कभी कभी हम कहते हैं 6 महीने के बाद ही हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब उस स्टेप लैडर अप्रोच में नेक्स्ट स्टेप है कि हम मेडिसिन से, अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर स्टडी से देखते हैं कि नेचुरल ट्राई हो जाए। उससे भी नहीं होता है तो हम IUI करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर ये सारी चीज़ें करा के बहुत टाइम हो गया फिर भी नहीं हो रहा तो हम IVF पे जाते हैं। अच्छा डॉक्टर श्वेता, आजकल IVF बहुत नॉर्मल होता जा रहा है, हर जगह आप देखेंगे IVF सेंटर्स भी खुल रहे हैं। क्या बेसिकली आपको क्या रीज़न समझ में आता है कि क्यों IVF की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? राइट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो लोग ट्राई भी लेट कर रहे हैं, तो एक लेडी का एज हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, उसकी वजह से आजकल थोड़ा सब फर्टिलिटी इशू बढ़ भी रहे हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ते थे कि 10 में से किसी एक कपल को प्रॉब्लम होती है, बट आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी हमारे आसपास भी लोगों को दिक्कत हो रही है। लोगों का एक बच्चा होने के बाद दूसरा ट्राई करते करते एज 38-39 हो गई तो दिक्कत हो रही है। तो 1 in 5 कपल्स ऑलमोस्ट टुडे, मतलब 20% ऑफ कपल्स आर फेसिंग सब फर्टिलिटी। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, इसके बारे में अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है। हमारे ज़माने में हमारे बहुत सारे अंकल आंटी होते थे जिनके शायद प्रेगनेंसी नहीं हो पाती थी, ना कोई ट्रीटमेंट हो पाता था, तो अब वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी भी हो गई है, सक्सेस रेट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि साइंस को, टेक्नोलॉजी को 50 साल से ज़्यादा हो गया तो एक एक्सेप्टेंस भी आ गया। शुरू में जो एक भय था कि ये सेफ़ है कि नहीं, बच्चे सेफ़ होते हैं कि नहीं, वो भी जब भ्रांति टूट रही है तो मुझे लगता है एक्सेप्टेंस भी आ रहा है। प्लस डेफिनेटली फर्टिलिटी इशूज़, वेदर इट इज़ एनवायरनमेंट, हम लोग का पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा खान पान एडल्ट्रेटेड होता जा रहा है, हमारी लाइफस्टाइल्स ऐसी होती जा रही हैं कि हम एडोलेसेंस में, एडल्टहुड में शायद अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सब का इनटेक, हमारी लाइफस्टाइल, जंक फूड, आजकल के हमारे बच्चों को देखिए वो कितना सारा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, कैंड फूड, प्रिजर्व फूड का ले रहे हैं। आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिफिकल्टी इन कंसेप्शन। कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए एक नेचुरल, अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? देखिए, एक तो उसका इम्पैक्ट सालों से चले आता है, तो ऐसा भी नहीं है कि हमने अब सोचा हम ट्राई करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो वी हैव टू स्टार्ट दिस अर्ली, है ना। तो हम सब जानते हैं कि हमें हेल्दी डाइट पे फोकस करना है, हमें नट्स एंड सीड्स अपने फूड में लेना है, जंक फूड कम करना है, बहुत सारा तला हुआ खाना, कार्बोहाइड्रेट्स फूड ना लेके एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन डाइट लेनी है, अच्छे से आधा पौना घंटा एरोबिक एक्सरसाइज। आजकल ऑन दी अदर हैंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अवेयर भी हो रहे हैं अपने लाइफस्टाइल्स को लेके, राइट। तो रनिंग है, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज है, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज है, एक ओवरऑल मानसिक संतुलन है। तो आई थिंक इट्स अ होलसम वर्क ऑन योर बॉडी, क्योंकि देखिए जो एग्स एंड स्पर्म्स होते हैं वो बॉडी के सबसे वल्नरेबल सेल्स होते हैं, तो कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो सबसे पहले उन पे पड़ता है। तो हमें अपना जेनेरिक लाइफस्टाइल को बेटर करना है। एक दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस, एक तीसरा फैक्टर है ट्रैवल। बहुत सारे कपल्स हर रोज इतना ट्रैवल कर रहे हैं, कोई मान लीजिए नोएडा से गुड़गांव कम्यूट कर रहा है, बाय द टाइम दे कम बैक दे डोंट हैव द एनर्जी टू एक्चुअली ट्राई फॉर अ प्रेगनेंसी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एंड ऑफ कोर्स अ वुमेन्स एज बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। हम जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा लें, हमको टाइमली बच्चा प्लान करना अभी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एज के फैक्टर को थोड़ा सा बाईपास तो कर सकता है, फुल्ली कंपनसेट नहीं कर सकता। और वो क्या है टाइमली एज? देखिए, एज अ वुमेन हम कहते हैं कि बाय द टाइम वी आर 30-32 पहला प्रेगनेंसी प्लान हो जाना चाहिए आइडली, क्योंकि 32-33 के बाद फर्टिलिटी डिप करता है। फॉर मेन इट डिप्स आफ्टर लेट 30s, बट फॉर वुमेन अर्लियर। एंड इंडियन वुमेन पर से में मेनोपॉज की एक टेंडेंसी जल्दी होती है। तो आजकल एक ये भी है जो मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहूँगी कि हम बहुत सारा वेस्टर्न लिटरेचर गूगल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे महिलाएं 44-45 पे भी कई बार फर्टाइल हैं, उनके मेनोपॉज भी 50-55 पे हो रहे हैं। इंडियन फर्टिलिटी
starts to decline sharply after 30-32. तो we should take a stock at 32-33 कि भाई हमारी फर्टिलिटी की जर्नी कहाँ है. एक बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट होता है AMH करके, जो मैं बोलूँगी कि हर लेडी को करना चाहिए, जिससे उन्हें ये पता हो कि हम आज की डेट में कितने फर्टाइल हैं. और सेम अगर मैं मेन की बात करूँ तो उनकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए? सो देखिए, फॉर मेन 40 के बाद थोड़ा स्पर्म टेस्ट, सीमेन पैरामीटर्स डिट्योरेट होने लगते हैं, बट फिर भी आफ्टर 35-40 अगेन मेन ऑल्सो हैव टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ. स्मोकिंग तो नहीं है, ओवरऑल लाइफ स्टाइल्स. फॉर मेन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स नाउ डेज इज जिम सप्लीमेंट्स. तो बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग में तो लग जाते हैं और उनके जिम ट्रेनर्स अपने रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम कई बार देखते हैं हॉर्मोन्स ऐड कर रहे हैं, राइट. सो एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग वेरी हेल्दी प्रोटीन, देयर इज नो प्रॉब्लम. अ लॉट ऑफ दीज पीपल हु आर इनटू bodybuilding are taking male steroid hormones. Now that will completely stop sperm production. तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. डॉक्टर, अगर हम नेचुरल कंसीव की सोच रहे हैं तो स्ट्रेस आपने कहा बहुत बड़ा फैक्टर में होता है. कैसे हम इस स्ट्रेस से बचें? मतलब स्ट्रेस किस लेवल पे इम्पैक्ट करता है आपकी इस चीज़ को? देखिए, ये एक अनमेजरेबल फैक्टर है, पर रिजल्ट में उसका क्या कौन कंसीव कर रहा है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है. एक तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है. तो सबसे पहले वो हमारी HPG एक्सिस हिला के हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस में, फॉर अ वुमन हो सकता है एग डेवलपमेंट खराब हो जाए, फॉर अ मेल फैक्टर हस्बैंड या पार्टनर हमारे को दिखता है कि स्पर्म पैरामीटर उनके डिट्योरेट हो रहे हैं. सो एक तो स्ट्रेस हमारा हार्मोन्स को डेफिनेटली अफेक्ट करता है दोनों के, जिसकी वजह से अगेन स्पर्म प्रोडक्शन को वो हिट करता है. दूसरा, फॉर अ वुमन कभी कभी मिसकैरेज का रिस्क को वो बढ़ाता है. तीसरा, देखिए जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, अब पहले एक तो आजकल हमारी करंट जनरेशन को सब कुछ चाहिए भी फटाफट, राइट. तो अगर आपको 2 से 4 महीने भी हो गए और कंसीव नहीं हो रहा, तो वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि वो स्ट्रेस ही उनका फाइनली फर्टिलिटी रिजल्ट को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. एंड देखिए, इट टेक्स रेजिलियंस, इट टेक्स पेशेंस टू कीप ट्राइंग, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें आप चाहे जितना कर लीजिए नेचुरल ट्रायल में, चांस हमारा 20-25% है. सो टू बी एबल टू कीप दैट पेशेंस, टू बी एबल टू कीप दैट स्ट्रेस एट बे. बट हमारा वर्क स्ट्रेस भी है, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अफेक्ट करता है. आप जब ट्राई कर रहे हैं, आपका फर्टिलिटी विंडो चल रहा है, 10 तरीके की दिमाग में आपकी चीज़ें चल रही हैं, आपके ऊपर एक वर्क प्रेशर भी है, आपके ऊपर एक ट्रैवल का प्रेशर भी है, आपके ऊपर एक टाइमलाइन भी है, ऑलरेडी आप एज को लेके भी चिंतित हो रहे हैं. सो देयर कैन बी मल्टीपल लेवल्स ऑफ स्ट्रेस. ऑफ कोर्स सोशल प्रेशर, इंडिया में स्पेशली अधिकतर विमेन के ऊपर ये असर आता है. शादी को 6 महीना साल होते हैं, लोग एक तो पर्सनल स्ट्रेस होता है, लोग आसपास देखते हैं कि भाई लोगों को आराम से कंसीव हो रहा है, हमें नहीं हो पा रहा, तो देयर मस्ट बी समथिंग वेरी रॉन्ग विद मी. दूसरा, कई बार फैमिली मेम्बर्स सपोर्टिव ना होके नैगिंग शुरू कर देते हैं, बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं, तो वो स्ट्रेस हेल्प नहीं करता. मतलब इसमें तो फैमिली को, स्पाउस को ऑल द मोर उनके साथ सपोर्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, कभी कभी इन चीज़ों में टाइम लगता है, 6-8-10 महीने लग जाते हैं. तो आई थिंक मल्टीपल लेवल्स पे स्ट्रेस होता है, जिसको हमको अपने लेवल पे ठीक करना है. चाहे हम अपना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, इन चीज़ों को समझें, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑल्सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. जैसे कभी कभी एक कपल ने 1 महीना ट्राई किया या IUI जैसा ट्रीटमेंट किया, जिनका रिजल्ट सिर्फ 20-25% है, वो पता है उनको, बट नहीं होने पे वो क्रैशिंग डाउन आ जाता है, राइट. तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में या दोबारा प्लानिंग में लोगों को मंथ्स लग जाते हैं, तो फिर हमारा एज बढ़ रहा है, तो एक विशियस साइकिल में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. IVF को लेकर डॉक्टर कई मिथ भी हैं. अगर आप 40+ हैं, ठीक है, और अगर आप IVF की सोच रहे हैं, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी नॉर्मल नहीं होंगे. क्या ये सच है? तो देखिए श्वेता, दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ IVF. मतलब हम सबको मालूम है कि यंग एज पे इजीली कंसीव होता है, एडवांस एज पे बढ़ता है. वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी एग और स्पर्म हेल्थ ख़राब हो रही है, तो हमारा रिस्क ऑफ मिसकैरेज बढ़ रहा है, हमारा रिस्क ऑफ बेबीज एबनॉर्मैलिटी अगर 1% है तो 2% पे आ रहा है. ऐसा नहीं है कि 50% रिस्क है, बट येस हमारा स्टैटिस्टिकल रिस्क बढ़ रहा है. इफ़ एनीथिंग IVF एक्चुअली उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि IVF के प्रोसेस में हमको ये समझना है कि हम मल्टीपल एग्स लेते हैं इंजेक्शंस देके,
मल्टीपल स्पर्म्स में से बेस्ट स्पर्म सिलेक्ट करते हैं, तो एक्चुअली एक एम्ब्रियो सिलेक्शन होता है जो नेचुरल कंसेप्शन में नहीं हो रहा होता। तो IVF एट द एज ऑफ 40 विल एक्चुअली ब्रिंग डाउन योर चांस ऑफ मिसकैरेज एंड एन एब्नॉर्मैलिटी, क्योंकि आप चेक कर सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी में PGTA भी है, हम उसको कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले चेक कर सकते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम या कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है। तो वो टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपको IVF करना ही है तो एट द एज ऑफ 40 आप ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करते हैं, बट एज की वजह से ओवरऑल रिस्क बढ़ता है। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि IVF से ज़्यादातर ट्विंस होते हैं। तो ज़्यादातर तो नहीं, बट 20 to 30% चांस होता है। और ये कैसे? सो देखिए, एक तो जब हम नेचुरली ट्राई करते हैं तो 250-300 में से कोई एक का ट्विन होता है। IVF में क्या होता है, आपने बेस्ट एम्ब्रियो सिलेक्ट तो कर लिए, बट जो एक अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो उसमें भी रिजल्ट 35-40% होता है, तो दैट विल बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। इसी वजह से IVF में टिपिकली हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। जब हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो 80% महिलाओं में फिर भी एक ही बच्चा ठहरता है, बट हाँ एवरी 4th-5th में ट्विन होता है। तो क्या IVF से कहा जाता है कि डिज़ाइनर बेबी भी हो सकते हैं, मतलब आँख ऐसी हो नाक ऐसी हो, ये भी प्लान हो सकता है IVF के थ्रू? इतना अभी साइंस ने नहीं प्रगति की है, ना हमें वो एथिकल कंसर्न भी है, ना हमें उस पर जाना चाहिए। एक टेक्नोलॉजी को हमें एक जेनेटिकली हेल्दी बच्चा चूज करने के लिए करना चाहिए, ना कि डिजाइनर बेबी या कुछ। मतलब कि अगर किसी फैमिली में कोई नॉन जेनेटिक इशू है, जैसे कई बार क्या होता है दोनों कपल्स में एक जेनेटिक इशू होता है थैलेसीमिया करके, उनमें एक जीन है जिससे बच्चे को थैलेसीमिया की डिजीज हो सकती है, तो उसको आप डिजाइनर टेक्निक कह सकते हैं कि आज की करंट टेक्नोलॉजी में आप चेक कर सकते हैं कि बच्चे को मेजर जेनेटिक इशू ना हो और फिर आप प्लान करें। बट कान नाक और कलर, आई कलर, स्किन कलर इज प्रोबेबली एन एथिकल कंसर्न इज वेल, एंड अभी इतनी साइंस आगे नहीं बढ़ी है। अच्छा, कभी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसने कहा हो कि मुझे बेटा ही चाहिए? देखिए, रिक्वेस्ट तो बहुत आते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अलाउड इन आवर कंट्री। तो हमारा एक लॉ है PNDT लॉ, एंड करेक्टली सो वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है जो बिल्कुल पाबंदी बनाए रखता है। ना आप प्रेगनेंसी में जान सकते हैं कि बच्चा क्या है, ना आप IVF के टाइम जान सकते हैं कि ये लड़का है लड़की है, वो टोटली अलाउड नहीं है। मुझे लगता है हमारी सोच, हमारी इस कंट्री की डेवलपमेंट विल टेक अनदर 10-15 ईयर्स जब तक कि हम कर पाएँ। ये चीज़ें बाहर अलाउड हैं। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, USA में शायद अगर ये टेक्नोलॉजी है तो ज़्यादातर बच्चे लड़कियों की मांग करते हैं, बट इंडिया में अभी वो सोच में हम थोड़ा दूर हैं। जब हमारे ऐसा कोई केस आया आपके पास कि नहीं मुझे? देखिए, बहुत आते बहुत हैं, बट उन सबको एकदम फ्लैटली रिफ्यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंडिया में इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। कोई सबसे वियर्ड केस की अजीब सी डिमांड है उसकी, ऐसा कोई केस आया? नहीं, यही एक तो ये लड़के के लिए तो बहुत लोग कहते ही हैं। कई लोग एक इंटरनेशनल कपल्स भी आते हैं जो कहते हैं कि हमको ट्रिपलेट या क्वाड्रुपलेट ही चाहिए, जो मेरे हिसाब से बहुत वियर्ड डिमांड है। तो पता नहीं अफ्रीका में क्या ट्रेंड है। वो कहते हैं कि हमको 6-8 बच्चे करने हैं, तो हम एक एक करके करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग आके कहते हैं कि हमें ट्रिपलेट चाहिए। तो मेरा एक पेशेंट था जिन्होंने कहा कि बच्चा तो मेरा हर साल ही हो जाता है, आप मेरे ट्रिपलेट कर दीजिए। तो हमने जब किया IVF से ही किया, बट उनका फाइनली सिंगल ही बच्चा हुआ। तो दे एक्चुअली फेल्ट चीटेड। मतलब हम तो खुश होते हैं जब IVF में प्रेगनेंसी होती है, और उन्होंने बोला ये तो हमारा वैसे भी हो जाता है, हमें तो ट्विन ट्रिपलेट चाहिए। तो वहाँ आई थिंक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती हैं। भगवान ने बच्चा एक ही बच्चे के लिए बनाया है, यूट्रस, तो हमें एक एक करके करना चाहिए। बट टू आंसर योर पॉइंट, दिस हैज़ बीन वन ऑफ द वियर्ड रिक्वेस्ट दैट आई हैव गॉट। अच्छा डॉक्टर, आजकल एग डोनर का भी काफ़ी चल रहा है। एग डोनर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? अपना खुद का एग हो और एग डोनर के थ्रू एग लेना, क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जब एज बढ़ रही है महिला की और एग क्वालिटी वीक हो रही है, तो कभी कभी हम इस पॉइंट पे आते हैं जहाँ उनका एग काउंट बहुत ही लो है, या उनका जो एग क्वालिटी हो रहा है IVF में जो मिल रहा है वो बहुत ख़राब है। तो हम लोग को दिख जाता है कि अगर बच्चा होगा तो वो बिल्कुल ही जेनेटिकली वीक होगा। ऐसी सिचुएशंस में कपल्स का काउंसिल कि आप डोनर एग से करिए, क्योंकि उससे आपका हेल्दी बच्चे का चांस बहुत बढ़ जाएगा और IVF का सक्सेस रेट भी काफ़ी हाई हो जाता है। उसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि एनीवेज इट इज़ प्रिफर्ड
प्रेफर्ड कि आप खुद अपना डोनर लेके आएँ, क्योंकि एक अगर डोनर एग से हम लेते हैं तो बच्चे के जेनेटिक ट्रेट्स थोड़े से एग के थ्रू तो आते हैं। तो हर कपल के मन में एक ये दुविधा होती है कि ये सब हेल्दी होगा कि नहीं, हम एक नॉट नोन सोर्स से एग ले रहे हैं। तो इसलिए वैसे भी हमारा करंट ART लॉ भी यही प्रेफर करता है कि आप खुद कोई डोनर लेके आएँ, तो उससे आपको एक कंफर्ट रहता है, क्योंकि मेडिकली साइंटिफिकली डोनर एग बहुत ईजी है एक महिला के लिए। अगर आपका एक सक्सेस रेट सिर्फ 15-20% होने वाला है क्योंकि आपके एग्स वीक हैं, तो सक्सेस रेट सीधा 70-80% पे जाएगा। महिला को इंजेक्शन भी नहीं लेने, वो रिस्क भी नहीं लेना कि अच्छे एम्ब्रियो बनेंगे कि नहीं। बट वहाँ मेन हमारी एक्सेप्टेंस की बात है कि क्या हम ये चीज़ समझ पाते हैं कि हम एक हेल्दी बच्चा करने के लिए एग्स अपने ना लेके किसी और एग के ले रहे। तो वो इट्स अ सोशल फैक्टर कि क्या हमारे को एक मन में डर आ जाता है कि बच्चे की शक्ल हमसे मैच होगी कि नहीं, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बट ये चीज़ें मैच ईजिली करी जा सकती है। बट वहाँ पे येस, एक ऑनेस्टी और एक ट्रस्ट बिटवीन द क्लिनिशियन एंड द पेशेंट, बिटवीन अ सेंटर एंड अ पेशेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर उस बच्चे का DNA टेस्ट हो तो वो तो मदर से मैच होगा ही नहीं, फादर से तो होगा, फादर से होगा। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनर, एक है डोनर एग, एक है डोनर एम्ब्रियो। अगर कभी स्पर्म भी बहुत वीक है, अगेन जैसे अगर महिला मेन की भी एज ज़्यादा है तो कभी कभी स्पर्म हेल्थ भी लो होता है, कभी कभी 0 काउंट भी होता है, तो कुछ लोग एम्ब्रियो डोनेशन के लिए भी जाते हैं। तो अगर आप डोनर एम्ब्रियो से जाएंगे तो बच्चे का DNA किसी से मैच नहीं होगा। अगर आप डोनर एग से जाएंगे तो हस्बैंड का DNA मैच होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि रिसेंटली एक केस हुआ था और उसमें बच्चे का DNA जब चेक किया गया तो वो नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी बवाल मचा। तो वो कौन सा केस था, वो ऐसा कौन सा सिनेरियो था कि वो ऐसा केस बनता है? देखिए श्वेता, इसमें आई डोंट नो द इंट्रिकेसीज ऑफ द केस, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ किया गया हो, मतलब बच्चे का DNA मैच नहीं होता अगर डोनर एम्ब्रियो होता है, तो मेरे ख्याल से सवाल ये नहीं है कि बच्चे का DNA मैच नहीं हुआ। सवाल ये है क्या वो कपल को मालूम था जब वो ट्रांसफर कर रहे थे कि ये डोनर एम्ब्रियो का केस है। तो अब ये चीज़ तो आई थिंक कोर्ट ऑफ लॉ में ही जाएगी अगर उनके पास इन्फॉर्म्ड कंसेंट होंगे। कंसेंट मतलब हम तो एज अ मेडिकल फैसिलिटी कंसेंट लेते हैं, हम हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को समझाते हैं कि आपके एग्स वीक हैं या स्पर्म वीक हैं या दोनों वीक हैं और आपका डोनर एम्ब्रियो से ही एक हेल्दी बच्चा होने का चांस है। तो आई थिंक ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली एक मिसट्रस्ट है बिटवीन द सेंटर एंड द कपल। बट वो ये दोनों बेटर जानते हैं कि क्या उस कपल को ये मालूम था कि नहीं मालूम था। तो क्योंकि अगर उनको जान के समझ के हुआ है तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके इन द पर्व्यू ऑफ लॉ। हमारा लॉ इंडिया का अलाउ करता है कि आप डोनर गैमीट्स यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये है कि उन्हें मालूम था कि नहीं, बट अदरवाइज अगर उनको मालूम था कि ये डोनर एम्ब्रियो है और उनकी जान से हुआ था तो फिर बच्चे का DNA तो मैच होने का सवाल ही नहीं होता। सो आई थिंक द बिगर क्वेश्चन इज डिड दे नो। अगर उनकी बिना समझ के डोनर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया या एक भी कपल, कभी कभी ये भी होता है कि वाइफ ने कह दिया हस्बैंड राजी नहीं है, तो दोनों का राजी होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर दोनों राजी हैं और डोनर एग या डोनर एम्ब्रियो होता है तो डोनर एम्ब्रियो में तो बच्चे का DNA मैच नहीं होगा। मतलब मेडिकली वो कोई बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग नहीं है। और अगर कोई डोनर एग के बारे में सोच रहा है और खुद का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो डोनर एग डोनेट कर सके, तो उसके बाद क्या है ऑप्शन उसके पास? देखिए ART बैंक्स होते हैं बाय लॉ, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं एंड दे कैन हेल्प यू फाइंड समबडी। सो लॉ ये कहता है कि एक विलिंग वुमन आके एग डोनेट कर सकती हैं एंड इफ समबडी इज विलिंग तो देयर आर ART बैंक्स जो इन चीज़ों को फैसिलिटेट करती है। बट प्रेफर्ड ये होता है कि आप खुद लेके आए। अच्छा डॉक्टर, IVF ट्रीटमेंट इतना महंगा क्यों है? देखिए देर आर अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। सो पहली चीज़ इंजेक्शंस लगते हैं लेडी को, क्योंकि हर महीने हमारा सिर्फ एक ही एग बन रहा है, तो वो मल्टीपल एग्स बनने के लिए ही एग इंजेक्शन का खर्चा एनीथिंग फ्रॉम 60,000 to 1 लाख हो जाता है। अगर आप एग्स ज़्यादा नहीं बनाएंगे तो IVF का रिजल्ट ही सिर्फ 15-20% पे आ जाएगा। दूसरा, IVF लैब ऑफ कोर्स इन्वेस्ट इनटू अ बिग टेक्नोलॉजी। आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास एयर हैंडलिंग यूनिट्स होने चाहिए। मतलब कि आप ये सोचिए कि एकदम NICU की तरह है। अगर बच्चा एक कमज़ोर पैदा होता है 7th-8th मंथ में तो उसको नर्सरी में रखा जाता है, तो NICU भी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आप एक बॉडी को मिमिक कर रहे हैं। आप एक यूट्रस जो गर्भ में होना चाहिए था उस बच्चे को बाहर रख रहे हैं। हमारे लिए भी वही है, हम 5 दिन तक बच्चे को नर्सरी की तरह पाल रहे हैं, तो उसके लिए
आपको जो मीडिया है, जो इन्वायरमेंट है, जो इंक्यूबेटर है, बाहर चाहे जो भी पोल्यूशन लेवल या टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी हो, बच्चे को वो टेम्परेचर एम्ब्रियो को मिलना चाहिए जो बॉडी के अंदर है। तो वो सब मेंटेन करने के लिए IVF लैब के खर्चे आते हैं, मीडिया एक्सपेंसिव होता है, इंजेक्शंस एक्सपेंसिव होता है। एंड ऑनेस्टली एक्सपेंसिव इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमें इसलिए भी ज़्यादा लगता है क्योंकि ये सब आउट ऑफ पॉकेट है, ना हमारी कोई इंश्योरेंस प्लान प्रोटेक्ट करती है, ना गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। अब जैसे यूरोप है फॉर एग्जांपल, या US है, वहाँ इंडिया से कॉस्ट वाइज 5 गुना कॉस्ट है। अगर हमारा IVF का कॉस्ट 2 लाख है तो उनका 10 लाख के ऊपर जाता है, पर वहाँ बहुत केसेस में इंश्योरेंस कवर करती है, यूरोप में बहुत केसेस में गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। तो IVF टेक्नोलॉजी तो एक्सपेंसिव है, इंडिया में हमें कोई सपोर्ट नहीं है एज अ कपल। तो इंडिया में हमें सपोर्ट क्यों नहीं है? क्यों IVF ट्रीटमेंट है वो इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं होता? देखिए, अब कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में कुछ होने लगा है, बिकॉज पहले 10 साल पहले तो मैंने देखा था किसी का कवर नहीं होता था, बट आजकल तो एटलीस्ट सम अमाउंट का 20 to 30%, बट वो मुझे लगता है कॉर्पोरेट इनिशिएटिव है। मतलब कुछ कंपनीज हैं जो महिलाओं को एनकरेज कर रही हैं कि ठीक है, वी वांट टू सपोर्ट यू नो इन योर प्रेगनेंसी जर्नी। बट हमारी गवर्नमेंट का शायद वी आर अ वेरी पॉपुलस कंट्री, तो जिन लोगों को नहीं हो रहा है उनका दर्द शायद अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं समझा है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक गवर्नमेंट इंसेंटिव्स ऑल्सो हैव टू कम इन। हमारी देश का टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गया है, तो वो दिन गए जब इंडिया में हमारा फर्टिलिटी रेट 2.5 था। अब तो एक्चुअली जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंडिया की पॉपुलेशन घटने वाली है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे विल हैव टू इवॉल्व विद टाइम कि ये एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है कपल के लिए, इस पे देखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर श्वेता, आप क्योंकि फर्टिलिटी कंसल्टेंट भी हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है जो आजकल इंडिया में जो फर्टिलिटी रेशियो है ये कम होता जा रहा है? देखिए, ओवरऑल आई थिंक हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं उस सब में एडल्ट्रेशन है, हम लोग जो खुद लाइफस्टाइल्स निभा रहे हैं वो ख़राब है। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, हमारे AQI इतने हाई है, हमारा पोल्यूशन इतना हाई है, ऑल ऑफ दिस इज़ डेफिनेटली हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन आवर गेमीट्स। प्लस विमेन आर गेटिंग मोर एम्पावर्ड। हर कोई अब ऐसे ही नहीं है कि बस है ना शादी कर ले रहा है या बच्चा प्लानिंग कर रहा है। विमेन आर बिकमिंग करियर ओरिएंटेड, दे वांट टू टेक देयर ओन टाइम। तो ये दोनों का मिश्रण कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को डेफिनेटली अफेक्ट कर रहा है। एक केस था सिद्धू मूसेवाला की मदर का, जो 58 ईयर्स में उन्होंने IVF प्लान किया। कितना रिस्की था वो? देखिए, हमारा लॉ तो अलाउ ही नहीं करता, सो दैट इज़ अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल केस। एंड शी सेड बाद में कि वो कहीं बाहर से करके आई, क्योंकि इंडिया में इसी वजह से अगर एक महिला की उम्र 50 साल हो जाती है या एक हस्बैंड की उम्र 55 साल हो जाती है तो उन्हें IVF के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि IVF में आप कंसीव तो करा सकते हैं डोनर एग या किसी भी माध्यम से, बट महिला के तब तक बॉडी के पैरामीटर्स है ना वीक हो चुके होते हैं। तो जब आप कंसीव करते हो तब हाई ब्लड प्रेशर का चांस, हाई शुगर होने का, डायबिटीज़ होने का चांस, ओवरऑल हार्ट पे लोड का चांस बढ़ जाता है। सो आई पर्सनली फील इट्स वेरी रिस्की फॉर एनीबडी बियॉन्ड 50 ट्राइंग टू कंसीव। आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ पे है वो ठीक है, अब वो सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि लेडीज़ कभी कभी इतनी ज़्यादा अपसेट हो चुकी होती हैं दैट दे कांट थिंक देयर लाइफ बियॉन्ड इट, तो वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं। बट मेडिकली स्पीकिंग बियॉन्ड 50 इसीलिए इंडिया में अलाउड भी नहीं है, क्योंकि क्लियरली मेडिकल साइंस से कहती है कि वो रिस्की हो सकता है फॉर अ लेडी। सरोगेसी क्या है डॉक्टर? सरोगेसी देखिए इज़ दैट आप पेशेंट खुद ना कंसीव करके एक वूम हायर करता है एंड अपने ही एग एंड स्पर्म से एम्ब्रियो बना के वो फ्रीज कर देते हैं, बट ट्रांसफ़र आप लेडी में ना ट्रांसफ़र करके एक दूसरी महिला में ट्रांसफ़र करते हैं। अगेन वो काफ़ी हेवली रेगुलेटेड लॉ है हमारी कंट्री में, क्योंकि उसका भी लगने लगा कि शायद मिसयूज़ हो रहा है। तो उस वजह से इंडिया में सिर्फ जो पहले बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हों और जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल इंडिकेशन हो, जैसे अगर महिला में यूट्रस ही नहीं है या अनफॉर्चुनेटली हिस्टेक्टमी हो गया किसी कारण से, मेडिकल इंडिकेशन से, या उनको ऐसी बीमारी है मान लीजिए हार्ट की, किडनी की, जिससे बॉडी पे ओवरलोड होने से वही फॉर अ वुमन इट मे बी डेंजरस टू कैरी प्रेगनेंसी, ऐसे केसेस में सरोगेसी अलाउ किया जाता है। एक्टर तुषार कपूर ने सरोगेसी के थ्रू उनके बच्चे हुए। हाँ जी। तो वो इंडिया में अलाउड है? उस समय था,
पर अब सिंगल पेरेंट सरोगेसी नहीं अलाउड है। तो अब लॉ बहुत क्लियरली कहता है कि मैरिड कपल होना चाहिए, लीगल उनके पास पूरा मैरिज डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 3 साल से मैरिज हुई होनी चाहिए, एंड एज आई सेड नॉट जस्ट दैट, एक प्रॉपर मेडिकल इंडिकेशन होना चाहिए विच प्रूव्स बियॉन्ड डाउट दैट अ लेडी कैन नॉट कंसीव। अगर उनके बाकी इंडिकेशन ये भी है, मल्टीपल मिसकैरेजेस हो गए या मल्टीपल IVF फेलियर्स हो गए, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट हमारी सरोगेसी के लिए अलाउ करती है, नॉट एवरीबडी। अच्छा डॉक्टर श्वेता, आजकल ना एग फ्रीजिंग को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, कौन सी एज में आपको अपने एग फ्रीज करवा लेने चाहिए? देखिए अगेन जैसे मैंने कहा, फर्टिलिटी हमारा 32-33 पे डाउन होने लगता है, तो करने को तो लोग 40-42 पे भी फ्रीज करते हैं एग्स, बट जो सबसे ऑप्टिमल टाइम है जब हमारा एग हेल्थ और एग नंबर अच्छा होता है वो लेस देन 35 होता है। अब करने को अगेन आप 21 के बाद भी एग फ्रीज कर सकते हैं, बट सोशली एंड प्रैक्टिकली 27-28 साल तक तो यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर और यू आर होपफुल कि शायद आपको एक मेल पार्टनर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये 25 से 35 का ब्रैकेट है, जिसमें अगर आपको लगता है कि आप अभी ट्राई नहीं करना चाहते, आप अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहते, बट अपने फर्टिलिटी को सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो 10 बेस्ट ईयर्स हैं जब हमको एग फ्रीजिंग का सीरियस लेवल पे सोचना चाहिए। 35 to 40 हमें इंडिविजुअली अपने टेस्ट कराने चाहिए, हमें देखना चाहिए हमारा एग हेल्थ कैसा है, एंड करने को एज आई सेड आप एडवांस स्टेज पे भी कर सकते हो, बट आपको ये रियलिस्टिक होना है कि बहुत सारे एग्स फ्रीज करने पे हमारा रिजल्ट आता है, तो हम जितना जल्दी कर पाएँ वो बेटर है, बट इवन फ्रीजिंग एट 37-38 विल बी बेटर देन ट्राइंग एट 40, तो कर तो आप उसके बाद भी सकते हैं। और कितना एक्सपेंसिव प्रोसीजर है ये एग फ्रीजिंग? देखिए ये 1.5-2 लाख का प्रोसीजर होता है, एंड क्योंकि इसमें भी इंजेक्शंस होते हैं, फिर एग रिट्रीव किया जाता है, और फिर एग्स को एक बहुत ही इंट्रिकेट टेक्नोलॉजी से फ्रीज किया जाता है, जिसको हम लोग विट्रिफिकेशन कहते हैं। ओके डॉक्टर श्वेता, आजकल ना मेल इनफर्टिलिटी की काफ़ी बात हो रही है, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जो आपके सामने आए हों जिसमें मेल इनफर्टिलिटी की वजह से फीमेल को बहुत सफ़र करना पड़ा? देखिए इनफैक्ट ये तो अनकॉमन बिल्कुल भी नहीं है। हम कहते हैं कि अगर 10 लोग ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो 3 केसेस में आप कहते हो कि शायद लेडी की कोई प्रॉब्लम आएगी, 3 में देयर इज़ अ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, एंड बाकी 4 में इट इज़ अ कंबाइंड फैक्टर। तो एक्चुअली स्पर्म हेल्थ इज़ प्लेइंग एज मच अ रोल इन सब फर्टिलिटी दैन लेडीज़, क्योंकि इसलिए भी मैं इस चीज़ पे मतलब रीइंफोर्स करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कई बार एक ये भ्रांति होती है और सारा लोड भी लड़की पे ही आता है कि आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो आपको ये समझना है कि इट इज़ अ 50-50 थिंग, तो वो अनकॉमन तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मेल फैक्टर फर्टिलिटी के बारे में बात नहीं होती, कई बार हस्बैंड्स झिझक के बहुत टाइम तक, मतलब जो मैंने भी केसेस देखे हैं, लेडीज़ के टेस्ट हुए जा रहे हैं, उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, 6 महीने बाद, साल भर बाद जब हस्बैंड का टेस्ट आ रहा है तब पता चल रहा है वही ख़राब है। तो ये तो इनिशियल टेस्टिंग में ही होना इम्पॉर्टेंट है। स्पर्म फैक्टर में 3 मेन पैरामीटर्स होते हैं, स्पर्म का काउंट कैसा है, मोटिलिटी कैसी है और क्वालिटी कैसी है, एंड क्वालिटी डिट्योरेशन तो बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल्स ऐसी हो गई हैं। तो हस्बैंड्स में कई बार 0 काउंट भी होता है, जिसको हम लोग एजोस्पर्मिया कहते हैं। तो एजोस्पर्मिया में या तो स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, या कई बार ब्लॉकेज वगैरह इन्फेक्शन की वजह से हो गए होते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमको कॉजेज ऑफ मेल फर्टिलिटी देखने को मिलते हैं, बट दे आर एज कॉमन एज फीमेल फैक्टर्स। अच्छा, एक बार किसी इंटरव्यू में मैंने ये भी सुना था कि अगर जो मेल है वो अपना मोबाइल फ़ोन पॉकेट में रखते हैं तो उसकी वजह से भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए कई बार ये स्टडीज़ में ना, इनको हम कहते हैं साइंटिफिकली 10-10 साल लग जाएंगे बिफोर वी आर एबल टू प्रूव दैट पॉइंट। तो देर आर लॉट्स ऑफ ऑनगोइंग स्टडीज़ जो इफेक्ट ऑफ मोबाइल एंड उनके रेडिएशन या अल्ट्रासाउंड वेव से क्या इम्पैक्ट आ रहा है फर्टिलिटी पे देख रहे हैं। बट साइंटिफिकली इट मेक सेंस, क्योंकि हम कहते हैं कि वो जो रेडिएशन है और वैसे भी वहाँ पे मान लीजिए फ़ोन से वो गर्म भी हो रहा है, वहाँ पे ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी नज़र में तो डेफिनेटली ये जो मोबाइल का एक्स्ट्रा यूजेज है, पॉकेट में रखने का है, एंड नॉट जस्ट दैट, कई बार लैपटॉप को हम लैब में बैठ के वर्क फ्रॉम होम से घंटों घंटों काम करते हैं, तो वो लैपटॉप हमेशा टेबल पे रखना चाहिए, बिकॉज ये सारी जो हीट है, जो सारी रेडिएशन है, ये डेफिनेटली स्पर्म क्वालिटी को अफेक्ट करती है। अल्कोहल कितना मैटर करता है इसके लिए? देखिए ओवरऑल ऑल लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्मोकिंग एंड ड्रग्स तो आर वेरी बैड, दे काइंड ऑफ किल स्पर्म्स। मतलब अगर कोई चेन स्मोकर है तो हमें बिना टेस्ट करे मालूम होता है कि जनरली तो उनका स्पर्म काउंट खराब ही आएगा। अल्कोहल इन वेरी ओकेजनल क्वांटिटीज इज ओके, बट किसी भी चीज़ की अति खराब है। तो अगर कोई हफ्ते में 3-4 बार से ज़्यादा अल्कोहल यूसेज ले रहे हैं, स्पेशली 60 to 90 ml पर डे से ज़्यादा, तो दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट स्पर्म हेल्थ। बहुत ही ओकेजनल यूज़ कैन स्टिल बी ओके।
अगर कोई कपल IVF ट्रीटमेंट प्लान कर रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर प्लानिंग? देखिए, तो सबसे पहले है टेस्टिंग, जिससे कि आपको रियलिज्म होना चाहिए कि हमारा चांस कितना है। दूसरा, IVF इज़ अ प्रोसीजर जो बेस्ट ऑफ केसेस में 70-80% चांस तक दे सकता है, तो उसका हमें प्लानिंग करना चाहिए। IVF बहुत सारी चीज़ों को बाईपास कर देगा जो बॉडी में दिक्कत कर रही हो, बट जैसे मैंने कहा, एग काउंट, एग हेल्थ और स्पर्म हेल्थ इज़ एट द रूट बेसिक सेंटर ऑफ इवन अ गुड IVF रिजल्ट। तो हर कपल को ऑनेस्टली एक 1-1.5 महीना पहले उसके लिए वर्क करना चाहिए। उनको अपने अच्छे से डाइट पे फोकस करना चाहिए, मेडिकेशंस आती हैं एग हेल्थ स्पर्म हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, वो लेनी चाहिए, अच्छे से एक्सरसाइज लेना चाहिए, अपने माइंड को काम करना चाहिए। वही स्ट्रेस का फैक्टर कि अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होंगे तो इतना बड़ा प्रोसीजर मेंटली आपको और ज़्यादा हेवॉक क्रिएट करेगा। तो वो अपने मेंटल संतुलन को समाये रखना, एक रियलिज्म लाना कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी टेक्नोलॉजी गारंटी नहीं दे सकता कि इससे बच्चा हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम कितने ही लोग हैं जो 10-10 साल से ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा, और IVF की एक ही साइकिल में हो जाता है। तो हमें उस टेक्नोलॉजी का लाभ भी समझना है, हमें उसका रिजल्ट भी समझना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन कम टू मी एंड से कि अब अगर इसमें नहीं होगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ लाइफ। सो आई टेल देम, नहीं, फिर आप IVF मत करिए, राइट? क्योंकि कोई भी 80% से ऊपर तो आपको कंफर्म ही नहीं कर सकता कि रिजल्ट आएगा। तो जब तक आप उस 20% को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इतना बड़ा प्रोसीजर इमोशनली, मेंटली नहीं ले पाएंगे। सो आई थिंक द मेंटल रेडीनेस ऑफ एक्सेप्टिंग द टेक्नोलॉजी विथ इट्स एडवांटेजेस बट विथ इट्स रियलिज्म की ये इतना चांस है, वो भी समझना बहुत जरूरी है। 100% रिजल्ट नहीं है, 80% रिजल्ट है। 20% अभी भी भगवान जी ने अपने हाथ में ले रखा है कि डिसाइड तो हम ही करेंगे, बट 80% इज ऑल्सो ग्रेट। मैं वही कह रही हूँ श्वेता कि लोग सालों साल ट्राई कर रहे हैं और एक ही बार में 1 महीने में हो जाता है। हमें उस पार्ट को देखना है। बट येस, नॉट एवरीबडी विल कंसीव, कुछ को दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ द थिंग वर्क्स। तो हमको उसके लिए अपनी रेडीनेस रखनी है, हमको एक सेंटर वाइजली चूज़ करना है, हमको ये देखना है कि एक सेंटर हमें ऑनेस्टली से, ट्रांसपेरेंसी से हर चीज़ समझा रहा है कि नहीं। हमारे को बस ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल देना है, हमारी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो हमारे साथ क्लियरली डिस्कस करी जा रही हैं। सो आई थिंक ये सारा थॉरो रिसर्च करके हमको एक अच्छे सेंटर का चुनाव करना भी मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ IVF है। आपने सेंटर की बात की, आपका खुद का सेंटर है जीवा फर्टिलिटी। क्या सोच रही जीवा के पीछे? मैंने अपना जब गायनेकोलॉजी ट्रेनिंग ही स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं फर्टिलिटी के पेशेंट्स के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि उनके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवा फर्टिलिटी का हमने स्टार्ट ही इससे किया कि हर महिला, हर कपल को एक हक है कि एक अच्छे सेंटर पे जाएं जहां उन्हें ये विश्वास हो कि वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, साथ के साथ एक हैंड होल्डिंग है, एक एथिकल और ट्रांसपेरेंट अप्रोच है जो शायद हर सेंटर पे नहीं भी अवेलेबल हो। तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बेस्ट ऑफ केयर कहीं भी मिल सकती है, वो पेशेंट को मिलने का एक हक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इमोशनल फील्ड है जहाँ पे रिजल्ट पक्का नहीं है, बट हमारे को उस जर्नी को समझना है, हमें उसको जितना डिस्ट्रेस करके मैनेज करना है वो करना है। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि बहुत टफ जर्नी है, अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत पेनफुल भी है। क्या वाकई बहुत पेनफुल है? देखिए, IVF में 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक, इट इज़ नॉट अ 100% रिजल्ट डिस्पाइट वट एवर एफर्ट यू पुट इन, तो वो समझना है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। सेकेंड, ये थोड़ा सा मिथ ही कहूँगी मैं कि बहुत पेनफुल है, और उसकी वजह से इनफैक्ट बहुत महिलाएं डर के मारे करती नहीं हैं। जो एक चीज़ अभी भी थोड़ी डिस्कम्फर्ट है IVF में, वो ये है कि आपको इंजेक्शंस 10-12 दिन लेने हैं, क्योंकि मल्टीपल एग्स हमको चाहिए, तभी हम अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। तो उस वजह से जो एक आपको इंजेक्शंस हैं, चाहे वो इंसुलिन शॉट की तरह सबसे पतले इंजेक्शन हो, बट इंजेक्शन लेने का कष्ट है। जो एग रिट्रीवल प्रोसेस होता है वो माइल्ड एनेस्थीसिया में होता है, तो महिलाएं जब हो जाता है धंधे से, अच्छा ये तो ठीक ही था। बाद में जब एम्ब्रियो ट्रांसफर या इम्प्लांटेशन होता है, वो तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, बिना एनेस्थीसिया के होता है। तो IVF का प्रोसेस इज अ जर्नी, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लिटिल एफर्ट, इट टेक्स सम इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस का कष्ट इज द पेन दैट इज ascribed to IVF, per se it is not a very painful procedure. और मूड स्विंग्स कितने होते हैं इसमें?
टेम्परली थोड़ा थोड़ा सब कुछ होगा। आप ये सोचिए कि अगर हमारा एक एग की जगह एक महीने में 10-12 एग्स बन रहे हैं तो हमारे हार्मोन्स डेफिनेटली गो फॉर अ टॉस। तो ये जोक तो मैं स्पाउसेस को बोलती हूँ कि भाई आप इंजेक्शन तो ले नहीं रहे, तो एटलीस्ट आप हार्मोनल आउटबर्स्ट को ही थोड़ा सा टॉलरेट कर ले, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म डेफिनेटली होगा। डॉक्टर श्वेता, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ऐसे कौन कौन से मिथ हैं जो भी प्लान करने की सोच रहे हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट, ऐसे कौन कौन से मिथ हैं जो वो दिमाग से हटा दें। देखिए, एक पहला कि ये पेनफुल है। आईवीएफ कोई बहुत पेनफुल नहीं है, इसमें इंजेक्शन लेने का कष्ट है बट प्रोसीजर सिंपल है, बहुत हाई सक्सेस रेट्स हैं। दूसरा, ऑफ कोर्स हमारा ही बच्चा होगा कि नहीं, एक बहुत बड़ा मन में लोगों का ख्याल रहता है। तो वो मैं क्लियरली ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी अच्छा सेंटर जो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोसीजर्स कर रहा है, वो आपकी अनुमति के बगैर कोई भी गेमीट मिक्सिंग नहीं करेगा। स्पेशली जब ये आज का अभी जो रिसेंट एक केस हो गया, कुछ बॉलीवुड मूवीज़ की वजह से भी लोग डर जाते हैं। मेरा ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इतने सालों के बाद भी एक बार ट्राई करने पे बहुत हाई सक्सेस रेट होता है, बट अगर हम इन डाउट्स या मिथ्स की वजह से उस टेक्नोलॉजी को अवेल भी ना करें तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने एजुकेट ठीक से नहीं किया लोगों को कि इतना बड़ा ये दिक्कत नहीं है प्रोसीजर में। सो मेरे मानने में ये दो ही मेन चीज़ें हैं, एंड अगर हम इन चीज़ों को अपने मन से हटा के करते हैं तो वी हैव वेरी हाई सक्सेस रेट्स जो आईवीएफ हमें दे सकता है। बात हो रही है कि आईवीएफ में अगर हम एआई टेक्नोलॉजी को भी ला रहे हैं तो और कितना ईजी होने वाला है ये ट्रीटमेंट। देखिए, फॉर द वुमन तो इंजेक्शन सेम रहने वाले हैं। टेक्नोलॉजी आएगी एम्ब्रियो असेसमेंट में। जैसे हम अभी कह रहे हैं कि हमें 2 ट्रांसफ़र करने पड़ रहे हैं एम्ब्रियो जिससे रिजल्ट बेटर हो। एआई का एम्ब्रियो सिलेक्शन टूल जो आई एम श्योर कपल ऑफ मंथ्स ईयर्स में आएगा, वो हमें शायद एक बेस्ट एम्ब्रियो बता देगा कि इसी से रिजल्ट 90% है। तो एक तो टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली हेल्प द सक्सेस रेट को बेटर। 2, हमारे पास मतलब ट्विन प्रेगनेंसी का जो एक रिस्क होता है आईवीएफ में, वो हटने का एक प्रोसीजर आएगा। और बाकी तो खैर वो मेडिकल टूल्स हैं, हम अल्ट्रासाउंड पे देख के कितने बेटर असेस कर पाएँ। अभी बहुत सारी चीज़ें आईवीएफ के लिए भी अननोन होती हैं। हम लेडीज़ को इंजेक्शन दे रहे हैं टू अ वुमन, हमें अल्ट्रासाउंड करते हुए नहीं समझ में आता कि करेक्ट एग बन रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आईवीएफ में चेक होती हैं। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी, एआई, बेटर मीडिया टेक्नोलॉजी और उसको बेहतर बना के एक पॉइंट आएगा जब सक्सेस रेट आईवीएफ का 90-95% विद अ सिंगल एम्ब्रियो होगा। आई थिंक वो जब आएगा तब हमको फिर और भी बेहतर एक एक्सेप्टेंस मिलेगा, क्योंकि इतना सारा कष्ट करके एटलीस्ट एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन होगा कि रिजल्ट आ गया। अच्छा, बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जहाँ से लोग इंडिया में आते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, दे कम फ्रॉम ऑल ओवर। एनआरआईज तो इंडिया के खैर हर जगह से आते हैं, मतलब अगर हम उनको भी हम इंटरनेशनल में काउंट करें, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि टेक्नोलॉजी वही है, रिजल्ट्स वही हैं, बट द कॉस्ट आर मच लोअर इन इंडिया एंड देयर इज़ अ गुड हैंड होल्डिंग जो यहाँ होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म, अफ्रीका से बहुत लोग आते हैं इंडिया में, मिडल ईस्ट से आते हैं, पहले अफ़गानिस्तान वगैरह से भी आते थे, मॉरिशस से आते हैं, CIS कंट्रीज़ लाइक यूक्रेन वगैरह से आते हैं, और हमारे जो पप्पा न्यू गिनी और कैरिबियन आइलैंड्स हैं वहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट्स। तो पेशेंट्स कम फ्रॉम ऑल ओवर, क्योंकि ये एक कंफर्ट है लोगों में कि हमें कम कॉस्ट में वही टेक्नोलॉजी और वही रिजल्ट फिर तो वो चाहते हैं, हमें समझाना पड़ता है कि नहीं चाहिए। One fertility myth you want to eliminate forever? IVF is painful. One mistake couple make while trying to conceive? Not knowing the correct fertile window. Your message to couple struggling with infertility? The technology is there, go ahead and use it. One lifestyle habit every couple should adopt? Healthy diet and exercise. What is the biggest fertility mistake Indian couple make? लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ये देख के सोचते हैं कि कभी भी हो जाएगा, तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सक्सेस रेट को, उसको प्लीज़ समझ के ट्राई करें। क्या मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं? यस, हम लोग सबकॉन्शियसली इन सारी चीज़ों को, लैपटॉप, मोबाइल यूज़ को अपने लाइफस्टाइल में लाके ख़राब कर रहे हैं। हमारा खाने का एडल्ट्रेशन, माइक्रो प्लास्टिक्स, आई थिंक फर्टिलिटी ग्रास रूट लेवल से ठीक होने की ज़रूरत है। हमें अपने घर के अंदर हम किस में खाना पका रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इन सब चीज़ों को माइंड में रखना है फर्टिलिटी एनहांसमेंट के लिए। अगर किसी महिला का अबॉर्शन हुआ है तो उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है?
देखिए बॉडी को 1-1.5 महीना लगता है रिकवरी के लिए, क्योंकि वो वीक हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और बट हमारे को फर्दर असेसमेंट भी करना चाहिए कि हमारी ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से हम आगे कैरी नहीं कर पाए। तो हमारे को अपने सारे पैरामीटर्स को एक बार चेक करना चाहिए बिफोर ट्राइंग अगेन। पिल्स कितनी हार्मफुल होती हैं? देखिए बर्थ कंट्रोल पिल्स जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो तो एक्चुअली काफ़ी सेफ़ होती हैं। इट इज़ मच सेफ़र दैन गेटिंग एन अबॉर्शन डन अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए। तो अगेन ये भी एक मिथ है हमारे यहाँ, हमारी गर्ल्स को बताया जाता है पीरियड के टाइम पेन किलर ना खा लें। क्यों नहीं खाना है, क्यों टॉर्चर करना है? सिमिलरली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स सेव यू फ्रॉम एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो वो बहुत सेफ़ हैं। 5-5 साल के बाद अगर कोई ले रहा है तो ठीक है, टेस्ट की ज़रूरत है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है वो वन ऑफ लेना चाहिए। कई बार लोग उसको लेते रहते हैं और उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो अगर हम एक सेफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, थिंग्स लाइक इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर श्वेता, लास्ट सवाल है ये, चलते चलते वो 5 हैबिट जो हर कपल को अपनानी चाहिए। देखिए टाइमली कंसीव करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अपने एग या एम्ब्रियो फ्रीज कराएं। सेकेंड, एक हेल्दी डाइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, लो जंक डाइट पे फोकस करें। 30 to 45 minutes of aerobic exercise in any form should be part of what we do. फोर्थ, कीप द कम्युनिकेशन ऑन। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को अपने बीच में बात करना चाहिए। कभी कभी फर्टिलिटी जर्नी कैन बिकम स्ट्रेसफुल, हो नहीं रहा तो ना कोई ब्लेम गेम है, या हमारे को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। एंड सेम ऑन दैट लेवल कि फैमिली को भी एक लेडी को और एक कपल को बहुत इंपॉर्टेंटली सपोर्ट करना चाहिए इन द जर्नी रादर देन ब्लेमिंग इट, बिकॉज वो उनके हाथ में भी नहीं है। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी ये देख रहे होंगे पॉडकास्ट उनको भी उनके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर श्वेता या उनकी टीम उस सवाल का जवाब ज़रूर दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू।